हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विस। और कल जो हमने शुरुआत करी थी उत्तराखंड के परिचय को लेकर, उसी में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लेते हैं आज कि हिस्ट्री में हमें शुरुआत कैसे करनी होगी उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड हिस्ट्री, और आज डिस्कस करते हैं हम उसके सोर्सेस पे, यानी कि स्रोत पर, है ना। क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास कई सोर्सेस होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो किताबें हम पढ़ते हैं उन लोगों ने भी तो उन सोर्सेस की छानबीन करके ही उसमें लिखा होगा ना। तो हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है जानना कि वो जो जानकारी मिल रही है हमको उत्तराखंड के इतिहास की, भारत के इतिहास की, उत्तर प्रदेश के इतिहास की, वो आखिर मिल कहाँ से रही है। इसलिए सोर्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो आइए देखते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और ये बातें लगभग हर चीज़ में लागू हैं, है ना, हर इतिहास में लागू होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोर्सेस की, तो सोर्सेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि सोर्सेस क्या होते हैं। जैसे प्राइमरी सोर्स की अगर मैं बात करूँ, यानी कि प्राथमिक स्रोत क्या होता है। प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स होती है बुक, यानी कि टेक्स्ट, अर्थात इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, लिटरेचर या साहित्य। किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अगर उसके संबंध में किताब मौजूद है तो उसको हम प्राथमिक स्रोत कहेंगे। लेकिन हमारे भारत का इतिहास इतना प्राचीन है कि उस समय लेखन शैली या स्क्रिप्ट डेवलप ही नहीं हुई थी, यानी कि लेखन शैली से पहले भी इतिहास हमारा जाता है। तो उस समय की इतिहास की जानकारी हमको कैसे मिलेगी? तो उसकी जानकारी हमको मिलेगी उन एविडेंसेस से या उन अवशेषों से जो उन दिनों के लोग प्रयोग में लाते थे। ठीक, तो उसको हम मान सकते हैं क्या, सेकेंडरी सोर्स। लेकिन सेकेंडरी सोर्स जो हैं वो हमें इससे पहले की जानकारी देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पैलियोलिथिक एज, अर्थात पाषाण काल। ठीक, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हालांकि हमें जानकारी तो मिलती है कि उसमें स्क्रिप्ट है, बूस्ट ऑफ फेडरन कहते हैं जिसको, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो हमारी सीमाएं तय हैं उसमें कि हमें अधिकतर जानकारी जो बटोरनी है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में, वो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं या पूरी जो सभ्यता हमको मिली है, नगरी सभ्यता, उसको देख के ही हम लिख पाए हैं। कुछ साहित्य के रूप में हमारे पास वहाँ से मौजूद कुछ भी नहीं है। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स हम इसको मान लेते हैं, सेकेंडरी सोर्स हम इसको मान लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, अर्थात पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तो इंडिया की हिस्ट्री की या उत्तराखंड की हिस्ट्री की जो प्राचीनतम जानकारियां हैं उसका एकमात्र स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल। ठीक, प्लस जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो हमारे पास साहित्य भी उपलब्ध होना शुरू होता है। साहित्य भी उपलब्ध होना शुरू होता है। दोनों ही केस में अगर हम उत्तराखंड की बात करें और इंडिया की भी अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि जो पुराण हैं, वेद हैं, ये भी एक सोर्स का काम करते हैं हमारे लिए। इंडिया की हिस्ट्री में तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, वैदिक सभ्यता, साथ ही साथ वो वेद, पुराण, सारी जानकारी हमको उत्तराखंड के संबंध में भी प्रदान करते हैं। ऋग्वेद हो गया, पुराण हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गई, यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथ भी हमें उत्तराखंड के कई शब्दों के बारे में जानकारी देते हैं कि उत्तराखंड कह सकते हैं कि हिमालय राज्य था, जिसके दो खंड हैं, मानस खंड और केदार खंड। इन सब की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, यानी कि जब पाषाण काल चल रहा था, उसकी जानकारी हमको मिलती है उन गुफाओं से, कप मार्क से, जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। यानी कि उत्तराखंड के इतिहास का भी प्राचीनता लगभग उतनी पुरानी है जितनी कि भारत के इतिहास की है। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये तो हो गया क्या, लिटरेचर अगर मौजूद है तब उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक स्रोत। और द्वितीयक स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल। ठीक, लेकिन हमारे पास कई, जब हम इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमको तीनों सोर्स मिलते हैं।
अर्थात अगर मैं अशोक के साम्राज्य की बात करूं या मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो आपको पता चलना चाहिए, आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमारे पास तीनों स्रोत मौजूद हैं। अर्थात हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है मौर्य एम्पायर के बारे में जानने के लिए, लिटरेचर भी है यानी कि साहित्य भी है, और इनके द्वारा जारी किए गए सिक्के भी हैं। तीनों, है ना, तीनों सोर्स मौर्य साम्राज्य के संबंध में जानकारी देते हैं। और अच्छी बात यह रहती है कि लिटरेचर में जो चीज लिखी हुई है उसका सपोर्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी मिल रहा है ना। अशोक के समय की तो अधिकतर जानकारी हमको मिलती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, जैसे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक अभिलेख आपको कहाँ से मिलता है? कालसी, देहरादून से। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो मुगल पीरियड हम देखते हैं कि तीनों सोर्स मिलते हैं। तो जब इतिहास के संबंध में हमें तीनों स्रोत मिल जाएं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्राचीन इतिहास, प्राचीनतम इतिहास की जानकारी हमें सिर्फ एक सोर्स से मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। वहाँ पर हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ऐसा करते होंगे, ये ज़रूर समूह में रहते होंगे, इस प्रकार की हमारी क्या रहती है, फिर अंदाज़ा लगाया जाता है ना। तो देखिए, आज के सेशन में उत्तराखंड के संबंध में क्या क्या सोर्सेज मौजूद हैं उस इतिहास को जानने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेचर सोर्सेज की, अर्थात साहित्य की। हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट अर्थात धार्मिक साहित्य मौजूद है। ऋग्वेद, पुराण, बौद्ध लिटरेचर, महाभारत और रामायण, इन सब से हमें उत्तराखंड के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में नहीं रखे जाते, वो भी उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। अर्थात कौन कौन? जैसे कि रघुवंशम और मेघदूतम, नाम सुना होगा आपने। किसके नाटक हैं ये? कालिदास के। जानकारी दे रहे हैं किसकी? उत्तराखंड की। हर्षचरित, राजतरंगिनी, जो किसकी किताब है? राजतरंगिनी, कलहण की, वो तक इन सब के बारे में जानकारी दे रहा है। सी यू की नाम की किताब का नाम सुना होगा आपने, हेवन स्वाइंग की, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, वो उत्तराखंड की भी यात्रा में था। पूरे भारत में घूमा है वो इंसान और अपना यात्रा वृत्तांत दिया है अपनी पुस्तक में। भारत को उसने यिंतु कहा है और उत्तराखंड के कई जगहों पर जाकर उसका नामकरण भी किया है। मोर ध्वज, गोवी शाण, ये सारे नाम हमको मिलते हैं इस किताब से। तो वो भी एक सोर्स प्रोवाइड करता है, किस चीज़ का? उत्तराखंड के संबंध में जानकारी प्रदान करने का। इसी प्रकार से हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को क्या कहते हैं? पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका पुरातात्विक स्रोत का। ये भी उत्तराखंड के संबंध में काफी जानकारी देता है। कप मार्क्स, जिसको ओखली कहते हैं, ये है। केव्स यानी कि गुफाएं, कंदराएं। टूल्स यानी कि औजार। त्रिशूल एडिक्ट, त्रिशूल एडिक्ट बहुत मिले हैं उत्तराखंड के मंदिरों से। अशोक का एक एडिक्ट अभी जो मैंने आपको बताया। न्यूमिस्मैटिक एविडेंस को क्या कहते हैं? मुद्राएं। उस समय के जो राजा थे उनके समय में जो मुद्राएं चलती थी वो भी एक प्रकार से स्रोत का काम करती हैं। सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, पूरे भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि न्यूमिस्मैटिक एविडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिवील द हिस्ट्री। ओके, तो दीज आर द सोर्सेस, ये सारे स्रोत हैं जिनको पढ़ने के बाद ही हम उत्तराखंड की इतिहास को लिख पाए होंगे। ठीक, आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से भी। ओके, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम कैलकोलिथिक पीरियड में, इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां भी हमें अधिकतर जानकारी धार्मिक ग्रंथों से ही मिल पाती है और इसी कारण इस काल को, इस कालखंड को उत्तराखंड के संदर्भ में पौराणिक काल कहा गया है। गढ़वाल का उल्लेख वेदों में है, ब्राह्मणों में है, क्योंकि वेद, 4 ब्राह्मण, 4 अरण्यक, 4 उपनिषद, पता ही होगा आपको हिस्ट्री में। वेदों में है, तथा कथित उनके संबंधित ब्राह्मणों में है, पुराणों में है, रामायण में है, महाभारत में है। ठीक है, महाभारत में तो इसको पर्ण भूमि कहा गया है, ऋषि भूमि, देव भूमि। ये सब बातें हमको पता चलेंगी पढ़ने के दौरान, सब पढ़ाया जाएगा आपको, बेफिक्र रहिए। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण का नाम सुना होगा आपने, ऐत्रेय ब्राह्मण का। ऐत्रेय ब्राह्मण में
उत्तराखंड के लिए, सॉरी गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उत्तर कुरु। ओके, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये सारी बातें हमको मिलती हैं आपके इस पीरियड की। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है डिवाइड तो 3 पार्ट में है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है ना, ये हम प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक काल है उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड का एंशिएंट पार्ट को भी जरा 2 चीजों में समझेंगे इसको। एक तो इसका है नॉन पॉलिटिकल और एक है इसका पॉलिटिकल। एक राजनीतिक इतिहास है प्राचीन काल में और एक प्राचीन काल में ही क्या है उससे पहले का नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई अभी, आदि ऐतिहासिक काल में क्या कहा जाता था, कई सारी कथाएं मिलेंगी आपको यहाँ पर, है ना, 7 ऋषियों का उल्लेख मिलेगा, उनके नाम मिलेंगे, कैसे कालिदास ने मालिनी नदी के तट पर कुछ रचनाएं रखी, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। एंशिएंट पीरियड में ही जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब हम पहुँचते हैं क्या, प्राचीन काल के ही ऐतिहासिक काल में, अर्थात हमें राजाओं का नाम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो यही बात बतानी जरूरी है कि राजाओं, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल के लिए शब्दों का नाम सुनिए, हेमवंत, उत्तर कुरु, केदारखंड, 52 गढ़ों के कारण इसको क्या कहा गया है, गढ़वाल। उत्तराखंड की हिस्ट्री को आप 2 संदर्भ में देखेंगे हमेशा, एक गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे अलग से, एक पढ़ेंगे कुमाऊं का इतिहास। गुफाएं मिली खूब सारी, गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचुकुंद, स्कंद, ये सारी गुफाएं मिली हैं हमको, जो चीख चीख के किसके बारे में बता रही हैं, गढ़वाल के इतिहास के बारे में। ठीक है, कांतेश्वर पर्वत है चंपावत के पास कुमाऊं में, मानस खंड में कुर्मांचल कहा गया है और यही कुर्मांचल बाद में क्या कहलाया, कुमाऊं कहलाया। तो ये जो आप बातें सुन रहे हैं अभी, ये है तो प्राचीन उत्तराखंड की, लेकिन ये कौन से प्राचीन काल के खंड की बात हो रही है, राजनीति से पहले वाली, है ना, राजनीतिक इतिहास से पहले वाली बात हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, हिस्टोरिक पीरियड अर्थात ऐतिहासिक काल में प्राचीन वाला जो स्रोत है वो क्या क्या है। तो हम जान लेते हैं कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि इंडिया की हिस्ट्री को बांटा गया है प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। सोर्सेस क्या हैं इसके भी, ऐतिहासिक काल के भी क्या हैं, रॉक एडिक्ट हैं, टेम्पल इंस्क्रिप्शन है यानी कि मंदिर अभिलेख हैं, त्रिशूल अभिलेख हैं, ये सारी बातें हैं। और पॉलिटिकल पावर हमको देखने को मिलती है सबसे प्राचीन रूप से, वो है कुनिंद वंश, और इसके एक राजा का नाम आप जानेंगे हमेशा, अमोघ भूति। अमोघ भूति पहला राजा कह सकते हैं, जो किस वंश से संबंधित था, कुनिंद वंश से। ठीक है, ये सारा बैकग्राउंड है जो आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री से पढ़ने से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही, क्या बताया है कि जरूरी नहीं है कि मेडिवल पीरियड वहीं से शुरू हो जहां से भारत के इतिहास का पीरियड शुरू होता है। नो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चंद वंश देखेंगे आप कुमाऊं में, काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका हिसाब किताब। और इसी तरह हम देखेंगे कि परमार वंश कहाँ पे स्थापित होता है, गढ़वाल में। गढ़वाल वाला जो परमार वंश है वो इससे थोड़ा सा प्राचीन है, लेकिन ये लंबे समय तक आपस में क्या है, समकालीन है। यहीं से आपको समझ में आएगा कुमाऊं का इतिहास और गढ़वाल का इतिहास अलग। कुछ समय ऐसा भी आएगा जब कुमाऊं, गढ़वाल के राजा कुमाऊं के भी राजा बन गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना। आगे हम देखेंगे इसको कि किस तरीके से परमार वंश और चंद वंश का पतन हुआ, और आगे आपको पता चलेगा हमारा प्रवेश हो जाता है मॉडर्न इंडिया में। और मॉडर्न इंडिया में हम जान पाते हैं कि उत्तराखंड का जो आधुनिक युग है थोड़ा लेट इस्टेब्लिश होता है। 1815 में गढ़वाल बन जाता है टेहरी रियासत वाला राज्य, जिसके बारे में हम कुछ दिनों पहले डिस्कस कर भी चुके थे। दोबारा फिर से करेंगे, इस बार थोड़ा डिटेल में करेंगे। और कुमाऊं किसके अधीन आ जाता है, सीधे सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत। और इस तरीके से उत्तराखंड में शुरुआत होती है आधुनिक काल की। ओके, इसके बारे में तो फिर भी हमने काफ़ी कुछ चर्चाएं कर ली थी। तो अब हमारा जो टास्क है वो है प्राचीन उत्तराखंड को समझना और मुख्य रूप से मध्यकालीन उत्तराखंड को समझना। तो आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी। लेक्चर ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे और
समझ में आने वाले। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर ही चुके होंगे आप लोग, करवाइए, फॉरवर्ड करिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये लोगों को बताइए भी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।